Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट लेक्चर्स में हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कशन किया और हमने देखा कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है और इम्पॉर्टेंटली हमने देखा कि किस तरह से किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करता है। आज हम मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं इस लेक्चर में कि हाउ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से अगर दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल को प्लेस किया जाए तो ये भी किस तरह से इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस कैपेसिटर का। तो चलिए, जैसा हम जानते हैं, अगर हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स की बात करें तो इस तरह से कैपेसिटर का ये स्ट्रक्चर है। सपोज दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। और सपोज यहाँ पर हमने जब इसे चार्ज किया हुआ है तो इसकी प्लेट लेफ्ट हैंड साइड वाली जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए एंड सिमिलरली यहाँ पर जो इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस हम इस तरह से बना देते हैं। ठीक है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इन प्लेट्स के एरिया पर और इनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। लेट अस कंसीडर, अगर इनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो है अगर ए, डेफिनेटली जो कैपेसिटेंस होगा सी वो डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ द प्लेट्स के और इन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के, और ऑब्वियसली परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर। अभी सपोज यहाँ पर हमने एप्सिलॉन जीरो लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के बीच में अभी एयर फील्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन जीरो लिखा हुआ है। सिमिलरली consider a parallel plate capacitor having the each plate of the area A and separated by the distance D when there is a वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स। जैसा हमने यहाँ पर सपोज एयर कंसिडर किया हुआ है, सपोज देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स, देन कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय सी जीरो एप्सिलॉन जीरो इंटू ए बाई डी। सपोज एयर फील्ड या वैक्यूम कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसे हम सी जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस इज गिवन बाय सी जीरो इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। सपोज दैट व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, when the capacitor is connected to a battery, electric field of the strength E0 is produced between the two plates of the capacitor। ठीक है। ऑब्वियसली इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ही हमने सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और यहाँ पर, या सॉरी हम ऐसा कहें कि एक बैटरी हमने अप्लाई की और जिसकी वजह से ये कैपेसिटर चार्ज हो गया और इसकी प्लेट पर इंड्यूस चार्जेस भी आ गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज ई जीरो से, कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ई जीरो। सो further, suppose that when a dielectric slab of the thickness T is introduced between the two plates of the capacitor, अगर सपोज पहला वाला केस तो हमने देखा कि सपोज यहाँ पर एयर फील्ड है जिसके केस में इसका कैपेसिटेंस दिया जाएगा सी जीरो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, एंड अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है या फिर वैक्यूम है तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दिया जाएगा ई ज़ीरो से। अगर सपोज हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर को ना रखते हुए या फिर एयर के बजाय हमने कंसिडर किया हुआ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, या हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सपोज फिल कर दिया है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने इन दो प्लेट्स के बीच में जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस किया हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी सेम पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जैसा हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था वो परफॉर्म होगा। एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोज हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया हुआ है और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी थिकनेस टी है, और ऑब्वियसली ये जो थिकनेस टी है ये दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उससे कम है। ठीक है, उससे कम है, डी इज़ ग्रेटर देन टी। सो between the two plates of the capacitor over the distance t, the strength of the electric field is E, and over the remaining distance d minus t, the strength of the electric field is E0। यहाँ पर हम कंसिडर करके देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो गैप एरिया है, गैप एरिया जो बेसिकली कितना कहलाएगा, ये जो गैप एरिया है ये कहलाएगा d माइनस टी। इस d माइनस टी गैप एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज दैट इज़ ई ज़ीरो, और
जो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले रीजन में, इस टी रीजन में या टी विथ वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ऑब्वियसली E इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो. इट इज़ बेसिकली sigma, it is a surface charge density. E is equal to E zero minus sigma upon epsilon zero. So एंड लेट अस कंसिडर इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V. सपोज V इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. सो यहाँ पर हम वेरी इजीली कंसिडर कर सकते हैं इट इज़ ए V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है, सो वी कैन राइट strength of the electric field is E over the remaining part of the distance d minus t, जैसा मैंने कहा. एंड strength of the electric field in between the dielectric slab, it is E defined by E, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो फाइनली अगर दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस V है, सो वी कैन राइट इट V इज इक्वल्स टू ई टी प्लस ई ज़ीरो डी माइनस टी. ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से आई? तो ऑब्वियसली इसके पहले हमने, आपको याद आ रहा होगा, एक इक्वेशन देखी थी कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स होता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दैट इज E, दैट इज E एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. या फिर वेरी सिंपली इसे हमने इस फॉर्म में भी देखा था, E इज इक्वल टू वी बाई डी. आपको याद आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है. तो इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, पहला इस गैप में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और प्लेट्स के बीच का गैप है, और दूसरा इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली वही डिफाइन करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स को. तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस केस के लिए लिखा हुआ है ई टी. इट मीन्स कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई. तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो होगा ई बाय इसकी जो थिकनेस है या इसकी जो विथ है वो है टी. तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा ई बाय टी, सॉरी इसके लिए होगा v इज इक्वल टू ई डॉट टी. ठीक है, एंड सिमिलरली जो रिमेनिंग पार्ट है, जो इस रिमेनिंग पार्ट के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, इस रिमेनिंग पार्ट के लिए होगा ई ज़ीरो और ये होगा डी माइनस टी. तो ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला दोनों पोटेंशियल्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे, तब जाकर इस कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर पाएंगे. तो इसी तरह से यहाँ पर भी लिखा हुआ है ई टी प्लस ई ज़ीरो डी टी. यहाँ पर हम ई ज़ीरो लिखेंगे बिकॉज एयर फील्ड वाला जो गैप है, यहाँ पर एयर फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है. सो फाइनली ये होगा v इज इक्वल्स टू ई टी ई ज़ीरो इंटू डी माइनस टी. एंड नाउ वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन केस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू होता है ई ज़ीरो अपॉन ई. ठीक है, दो मटेरियल्स के बीच में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो लेते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलता है. लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था इसे वेरी सिंपली, या सिंपल टर्म्स में हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखते हैं तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो. ठीक है, क्यू बाय आर. एंड फाइनली इस तरह से हम किसी दूसरे मटेरियल के लिए लिखेंगे तो वहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, और ये ई ज़ीरो हो गया. अगर हम ई के लिए लिखते हैं तो ये होता 1/4 पाई एप्सिलॉन जी, नॉट इट इज़ एप्सिलॉन ज़ीरो, इट इज़ ओनली एप्सिलॉन क्यू बाय आर फॉर द सेम चार्ज फॉर द सेम डिस्टेंस. सो फाइनली इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसका रेशो लेते तो हमें क्या मिलता, अगर हम यहाँ पर ई अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो का रेशो लेते, ठीक है, या सिंपली अगर हम ई ज़ीरो अपॉन ई यहाँ पर कैलकुलेट करते, ई ज़ीरो अपॉन ई, सो फाइनली हमें मिलता एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो. और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो बेसिकली डिफाइन करता है के को, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को. ठीक है, वेरी सिंपली ये डिफाइन करेगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को. सो इसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ई ज़ीरो अपॉन ई को यहाँ पर डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट ई फ्रॉम हेयर. तो यहाँ से ई हो जाएगा ई ज़ीरो बाई के. एंड फाइनली यहाँ से हम ई के लिए ई ज़ीरो बाई के इंटू टी ई ज़ीरो डी माइनस टी एज इट इज़ लिखा हुआ है. यहाँ से ई ज़ीरो हमने कॉमन किया तो फाइनली अंदर ब्रैकेट में बचा टी एंड डी माइनस टी. एंड टी ये देख सकते हैं आप टी बाई के है एक्चुअल में. सो
हमें पता है बेसिकली जो ई ज़ीरो होगा वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी की जब हम बात करें सिग्मा, तो ये होता है बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाय ए। सो फाइनली वी कैन पुट सिग्मा के लिए क्यू बाय ए, और फाइनली हमें ई ज़ीरो का जो फार्मूला यहाँ पर मिल रहा है, ई ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू ए। So we can put the value of E0 in this equation. So finally we can write E0 के लिए Q upon epsilon 0 A, और यहाँ बचा D minus T plus T by K। अब ये तो आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन द, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ऑब्वियसली हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस, हमें कैपेसिटेंस चेक करना है बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ V हेयर, हमने V की वैल्यू पुटअप की, Q एज इट इज़ इन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये पूरी इक्वेशन आ गई, Q बाय एप्सिलॉन 0 A ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी बाई के। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली एप्सिलॉन 0 A जो होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बचा एप्सिलॉन 0 A, और डिनोमिनेटर में बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इस इक्वेशन में भी अगर हम थोड़ा ध्यान दें, इसे थोड़ा मॉडिफाई करें, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A D माइनस, अब ये टी प्लस टी बाई के में से टी हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1 माइनस 1 बाई के। सो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं वेरी इजीली कि ये हो गई, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कोई, अगर हमने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भर के रखा हुआ है दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में, या फिर कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने पार्शियली फिल कर रखा है, मतलब पूरा कंप्लीटली फिल नहीं करके रखा हुआ है, पार्शियली फिल कर रखा है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट से वो टच नहीं हो रहा है, पार्शियली फिल करके रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर केस में जो थिकनेस होगी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वो डिफाइन करेगी यहाँ पर कैपेसिटेंस को। हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसको हम छोटा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर हम पूरा कंप्लीटली फिल कर देते, अगर हम कंप्लीट फिल कर देते डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो ऑब्वियसली कंप्लीट फिल करते हैं तो ऑब्वियसली ये टी थिकनेस का ना होकर कितना होता, ऑब्वियसली पूरा डी थिकनेस का होता। सो उस केस में हम यहाँ पर टी की को डी के इक्वल अगर पुटअप करें, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर वेरी इजीली कि हमने इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में टी के लिए डी पुटअप कर दिया, देन डी माइनस ये हो जाएगा डी माइनस डी 1 - 1 बाई के। सो इसे अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि फाइनली हमारे पास जो बचेगा ओनली एप्सिलॉन 0 ए, और नीचे बचेगा ओनली डी माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा डी बाय के, तो ये के चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। सो फाइनली इक्वेशन मिलेगी हमें सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 के ए डी। वेरी सिंपली अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर नॉर्मली एयरफील्ड कैपेसिटर की बात करते तो एयरफील्ड कैपेसिटर सी ज़ीरो की जो वैल्यू थी वो थी एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ठीक है, और इसके साथ में के का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब यहाँ से सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जब भी हम यूज़ करेंगे, सो डेफिनेटली कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो ऑब्वियसली जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करेंगे, तो जो पर्टिकुलर रेशो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, या फिर इसकी जो भी वैल्यू है उसी के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। So finally we can say that whenever we will use the dielectric material between the capacitor, so surely the capacitance of the capacitor will increase। ये फॉर्मूला इसे डिफाइन करता है। अब चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, हम अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बजाय कोई कंडक्टिंग स्लेब अगर पार्शियली फिल करते हैं, इट मीन्स कि दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना फिल करके कोई कंडक्टिंग प्लेट अगर या कंडक्टिंग स्लेब पार्शियली फिल करते हैं, तो क्या होता। तो ऑब्वियसली अगर हम कंसिडर करें अगेन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके जो प्लेट्स हैं जिसका एरिया ए है और उनके बीच का जो डिस्टेंस डी, तो ऑब्वियसली अगर सपोज इनिशियली हम कंसिडर करें कि उनके बीच में एयर फील्ड है, जैसा भी हमने कंसिडर किया, सो कैपेसिटेंस of the air filled capacitor or the capacitor with the vacuum between the two plates will be given by C0 is equals to epsilon 0 A by D, ठीक है। अब अगेन अब हम यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट्स को पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली सपोज ये प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हमने ली कंसिडर, और इसके बीच में हमने एक कंडक्टिंग मटेरियल फिल कर दिया, कंडक्टिंग मटेरियल्स की प्लेट हमने यहाँ पर पुटअप कर दी,
ऑब्वियसली क्या होगा, अगर सपोज हम कहें कि यहाँ पर प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, और तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इंड्यूस चार्जेस होंगे वो नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। अब ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट्स में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ऑब्वियसली जैसा लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा कम्प्लीटली ज़ीरो, यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो। ये होगा ज़ीरो। सो फाइनली suppose that when the capacitor is connected to the battery, the electric field of the strength E0 is produced between the plates of the capacitor. Further, suppose that conducting slab of the thickness T minus D is introduced between the two plates of the capacitor. The electric field is inside the conducting slab is 0. Thus, out of the total separation D between the two plates, electric field exists only over the distance D minus T. ठीक है। सो जैसा मैंने कहा, मैं थोड़ा सा इसे फिर से बनाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये। सपोज़ ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स हमने बना दी, दोनों प्लेट्स में से ऑब्वियसली एक प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, सपोज़ पहले तो ये एयर फील्ड था, अब एयर फील्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब ये कंडक्टिंग मटेरियल है। ऑब्वियसली इन दोनों के प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, और ये कंडक्टिंग स्लैब जो है इसका जो थिकनेस है वो है टी यहाँ पर। ऑब्वियसली जब भी कंडक्टिंग स्लैब वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब भी हम इस तरह का मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या होगा, इसके सरफेस पर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, एंड फाइनली यहाँ पर होंगे सारे पॉजिटिव चार्जेस एंड सो ऑन। यहाँ पर भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, एंड यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस। मतलब ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर स्लेब में इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और ये होगा फाइनली ज़ीरो, ठीक है। सो इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब, इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ज़ीरो। ऑब्वियसली टी थिकनेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ज़ीरो। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके लिए होगा, ये जो सेपरेशन बचा हुआ है, ये जो सेपरेशन अगर हम देखें तो इस सेपरेशन के बारे में जो बात करें तो ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन है बेसिकली डिस्टेंस, सेपरेशन डी में से थिकनेस टी को अगर हम माइनस करते हैं तो इस सेपरेशन डी माइनस टी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे हम बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर ई ज़ीरो, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई ज़ीरो, ठीक है, ई ज़ीरो। सो ई ज़ीरो विल बी काउंटेड ओनली बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स। सो फाइनली हम यहाँ पर अगर वोल्टेज कैलकुलेट करें बिटवीन द टू प्लेट्स, तो दो प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो वोल्टेज का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू वी बाई डी, अभी हमने जस्ट देखा, तो यहाँ से V होगा E इंटू डी, और ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है यहाँ पर ई ज़ीरो। सो फाइनली वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन, क्योंकि अब यहाँ पर डी नहीं है, ये क्या है, डी माइनस टी, इसी पर्टिकुलर सेपरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वहीं पर उतना ही वोल्टेज या उतना ही पर्टिकुलर पोर्शन हम कंसिडर करेंगे टू कैलकुलेट द वोल्टेज। तो ये होगा ई ज़ीरो इज इक्वल टू वी इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो डी माइनस टी। सो फाइनली ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। अब ऑब्वियसली ई ज़ीरो की जो वैल्यू है वो हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। ई ज़ीरो क्या होगा, सो ई ज़ीरो विल बी, हमने देखिए अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, ई ज़ीरो की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पर ई ज़ीरो की वैल्यू को हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो है पुटअप कर देंगे। सो फाइनली जब ई ज़ीरो की वैल्यू हमने पुटअप की यहाँ पर ये दिस इज़ क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो ए। सो फाइनली जब हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, सो फाइनली ये V की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्योंकि हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। सो यहाँ पर V का जो फॉर्मूला हमने अभी डेराइव किया है इसके लिए वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो फाइनली न्यूमरेटर का Q एज इट इज़ है, देन Q अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो ए डी माइनस टी, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। फाइनली बचेगा क्या, बचेगा ओनली ये एप्सिलॉन ज़ीरो ए न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बचेगा एप्सिलॉन ज़ीरो ए अपॉन में डी माइनस टी। सो ये फाइनली फार्मूला होगा
कैपेसिटेंस का जब हम कंडक्टिंग स्लैब को फिल करेंगे या कंडक्टिंग स्लैब को पार्शियली फिल करेंगे बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हम अगर डी कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस टी अपॉन डी। ठीक है, सो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस की। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखें कि अगर सपोज़ इतना पोर्शन अगर हम देखें इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, एप्सिलॉन ज़ीरो ए अपॉन डी, इट मीन्स कि यहाँ पर हमें पता है सी ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन ज़ीरो ए अपॉन डी। सो फाइनली यहाँ से एप्सिलॉन ज़ीरो ए अपॉन डी के लिए अगर हम यहाँ पर सी ज़ीरो पुटअप कर दें तो फाइनली हम देखेंगे कि सी इज़ इक्वल टू हो गया सी ज़ीरो 1 माइनस टी बाई डी। सो अब क्या बोल रहा है, थस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब, जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज हो रहा है, अगर हम सपोज इसे भी कंसिडर कर लें कि सपोज हमने अभी कंडक्टिंग प्लेट्स को पार्शियली फिल ना किया हुआ होता और हम क्या करते पूरी थिकनेस के इक्वल इसे फिल कर देते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में इस पूरे होल फेज में, इस पूरे होल स्पेस में कंडक्टिंग प्लेट होता, उस केस में यहाँ पर d इज इक्वल टू टी होता। ठीक है, सो फाइनली हम यहाँ पर अगर t की जगह d पुटअप कर दें, ऑब्वियसली t इज इक्वल टू डी पुटअप कर दें तो ये होगा सी ज़ीरो 1 माइनस डी बाई डी, डी से डी कैंसिल आउट, ये होगा 1 1 माइनस 1 0 एंड फाइनली हम देख सकते हैं c की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, मतलब कैपेसिटेंस हो जाएगा इन्फिनिटी। सो ये एक अपने आप में अमेजिंग थिंग है कि आपने जब दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस कंडक्टिंग स्लैब को कम्प्लीटली फिल किया हुआ है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा इन्फिनिटी। अब ऐसा क्यों होगा, सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर becomes infinity. In other words, so so ever amount of charges is delivered to the plate A, the capacitor it will accept it. The reason is that when the conducting slab is wholly fills the space between the two plates, A also gets connected to the earth. As such, when the charge is delivered to the plate A, it simply flows to the earth through the earth connected plate B. To the observer, it appears as if the capacitance of the capacitor has become infinite. वेरी सिंपली, क्योंकि हमने देखा है कॉन्सेप्ट अक्सर कि अगर हम सपोज एक कंडक्टिंग प्लेट्स को पूरा कम्प्लीटली फिल कर देते तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं हम यहाँ पर चार्जेस को इंड्यूस करते जाते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता हमेशा ज़ीरो ही होता। ठीक है, फाइनली जो चार्जेस इंड्यूस होते यहाँ पर वो यहाँ पर इंड्यूस होते जाते और फाइनली इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस भी आते जाते। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस होते यहाँ पर जो आ रहे थे, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस अगर जब हम इसे ग्राउंड करते तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड में जाते रहते, तो इस तरह से इसके नेगेटिव चार्जेस जो इंड्यूस हुए थे ये इस कंडक्टिंग प्लेट के जो पॉजिटिव चार्जेस है उनसे न्यूट्रलाइज होते और फाइनली जितने हम पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते जाते उतने यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होते और वो यहाँ पर अवेलेबल पॉजिटिव चार्जेस से न्यूट्रलाइज होते जाते। तो ऑब्वियसली ये हमें ऐसा फील करवाता है कि हम कितना भी यहाँ पर इसे चार्ज करते जाएं यहाँ पर ये कंप्लीट चार्ज हो ही नहीं रहा है और इसका ये चार्जेस को लेते ही जा रहा है, क्योंकि चार्जेस फाइनली कहाँ जा रहे हैं, फाइनली प्लेट बी की वजह से अर्थ होते जा रहे हैं। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होगा इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का वो हो जाएगा इन्फिनिटी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्पेशली हमने देखा कि किस तरह से अगर हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल करें तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और हमने ये भी देखा कि अगर हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में अगर कंडक्टिंग स्लैब पूरा कम्प्लीटली फिल कर दें तो उसका कैपेसिटेंस इन्फिनिट हो जाएगा। मतलब दोनों ही केसेस में यहाँ पर कैपेसिटेंस जो हो रहा था वो इंक्रीज़ हो रहा था। बट नॉर्मली हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इन्फिनिट कैपेसिटेंस वाला भी कैपेसिटर नहीं चाहिए, हमें तो एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चार्ज हो जाए और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिस्चार्ज भी हो जाए। सो इसीलिए नॉर्मली कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ही यूज़ किया जाता है। सो thanks for watching. I will suggest at least watch this video lecture at least 2 to 3 times. Thank you.